Hello everyone, welcome to this class. So this is the first class of nuclear chemistry. हम पॉलीमर केमिस्ट्री ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. अगर आपने वो चेक नहीं किया है, वो नहीं देखी है, तो मेक श्योर टू वॉच दैट सीरीज एज वेल. और आज से हम स्टार्ट करने वाले न्यूक्लियर केमिस्ट्री. ठीक है, तो ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री की क्लास फर्स्ट है. और आपको पता लगेगा होगा, कुछ भी क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरा पर्पस होता है कि मैं आपको बता दूँ कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. तो बेसिकली हम पढ़ेंगे अ लिटिल बिट ऑफ इंट्रोडक्शन, कि आपको थोड़ा फैमिलियर करा दूँ मैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री की टर्म से. और दूसरा हम पढ़ेंगे N/P रेशियो, रिलेशनशिप. ये हम वो वाली रिलेशनशिप की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली. ठीक है, उसके लिए टाइम अभी है भी नहीं, एग्जाम आने वाला है. और दूसरा है ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लो. सो ये आज हम पढ़ने वाले हैं इस क्लास में. और तो चलो स्टार्ट करते हैं. देखो, इंट्रोडक्शन देती हूँ मैं. आप नॉर्मल केमिस्ट्री पढ़ते हो, उसमें बेसिकली क्या होता है, मोस्टली इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट. इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया, गेन हुआ, रिडक्शन हो गया, दोनों चीज़ एक साथ हो गई, ऑक्सीडेशन हो गया. तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं, मोस्टली हम ज़्यादातर बात करते हैं केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन के आने और जाने की. लेकिन न्यूक्लियस भी कुछ कम नहीं है. ठीक है, न्यूक्लियस भी रिएक्शन करता है. सो द केमिस्ट्री that resolve around, या फिर that relates to the nuclear changes. So, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं द केमिस्ट्री that is related to the changes in nucleus, कि न्यूक्लियस के अंदर कैसे चेंज आ रहे हैं उसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं उसको हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री बोल देते हैं. ठीक है, द स्टडी ऑफ द चेंजेस ऑफ अ न्यूक्लियस इन एटम इज नोन एज न्यूक्लियर केमिस्ट्री. बात समझ में आ गई होगी. अब देखो, कार्बन है. कार्बन का हम बोलते हैं कि जो एटॉमिक मास है वो 12 है. हम कार्बन 13, 14 की बात भी करेंगे, लेकिन अभी बेसिक इंट्रोडक्शन है तो इतना ही सोचो, इतना ही समझो अभी. और इसका एटॉमिक नंबर होता है 6. इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. यहाँ पे ए है एटॉमिक मास. ये आपकी स्टैंडर्ड नोटेशन है, आपने क्लास 11, 12 में पढ़ा होगा, तब भी इनसे ही रिप्रेजेंट करते होंगे. तो जो स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है ना, मैं ज़्यादातर आप उसमें ही कंफर्ट हो, वो अच्छी बात है, क्योंकि एग्जाम्स में भी वही आती है. ठीक है, कभी चेंज हो जाए तो वहाँ पे घबराना भी नहीं है, बट जो स्टैंडर्ड है ना, हम मतलब फोकस उन्हीं रोटेशन पे करेंगे. तो जेड जो है वो आपका यहाँ पे है क्या, एटॉमिक नंबर. जेड जो है वो आपका एटॉमिक नंबर है. इतनी बात समझ में आ गई. मोलर मास जो होता है दैट इज द सम ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन. और एटॉमिक नंबर जो होता है प्रोटॉन. वैसे हम बोल देते हैं कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू आइदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और आइदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. लेकिन इलेक्ट्रॉन को हम लॉस से गेन करते हैं ना, तो इट्स बेटर टू से दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर. ठीक है, अब न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, ये आपस में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं. तो यस, कोई आपसे पूछे क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इंटर कन्वर्टेबल है, तो बिल्कुल है. ठीक है, तो ये न्यूक्लियस में आपस में ऐसे कन्वर्ट होते रहते हैं और डिफरेंट एटम्स की फॉर्मेशन करते रहते हैं. ठीक है, ऑब्वियसली अगर एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाएगा. एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो गया तो कोई दूसरा ही आइटम बन जाएगा. और न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं टू फॉर्म ए न्यू एलिमेंट, न्यू आइटम. बेसिक ये था, समझ में आया. उसके बाद ना कुछ टर्म्स आपने देखी होंगी, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन, आइसोडायफर्स. आइसोडायफर्स भी होते हैं, आपको नहीं पता तो आज चलो बता देती हूँ. आइसोटोप्स सबको पता होगा. उसके बाद आता है आइसो बार. उसके बाद आता है आइसोटोन्स. उसके बाद आता है आइसो डायफर्स. आइसोटोप्स में क्या सेम होता है, सेम एटॉमिक नंबर. जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो वो होते हैं आइसोटोप्स. जैसे कि हाइड्रोजन ले लो, क्या एटॉमिक नंबर है 1. ड्यूटेरियम ले लो, क्या एटॉमिक नंबर है 1, एटॉमिक मास 2 होता है. ट्राइटियम ले लो, एटॉमिक नंबर है 1, एटॉमिक मास है 3. ठीक है, तो एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए इज अ कंडीशन फॉर आइसोटोप्स. बिल्कुल सेम है, तो ये तीनों के तीनों आइसोटोप्स हैं. जो ट्राइटियम है ना, वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन. आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि विच वन इज द रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, सो दैट इज दिस वन, ट्राइटियम. ओके, आइसोबार में क्या सेम होना चाहिए, सेम मास नंबर.
मास नंबर सेम होना चाहिए, ठीक है। आइसोबार में मास नंबर सेम होना चाहिए। एंड इसका सबसे फेमस एग्जांपल आप 11th-12th से पढ़ते आ रहे होंगे, कैल्शियम और आर्गन का होता है। कैल्शियम और आर्गन दोनों का ही मास नंबर 40 होता है। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, कैल्शियम का 20 है। बट हम बात कर रहे हैं आइसोबार की, सेम मास नंबर, तो यहाँ पे ये दोनों क्या है, आइसोबार्स हैं। ओके, आइसोटोन्स की बात कर ले, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन सेम होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिखा कार्बन 12 लिख दिया, और सॉरी नाइट्रोजन लिख लेती हूँ, नाइट्रोजन लिखा 14, ठीक है, 7। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ गए यहाँ पे, 7। कार्बन 13 लिखा 6, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पे भी, 7। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों स्पीशीज क्या है, आइसोटोन्स हैं। दोनों स्पीशीज क्या है यहाँ पे, ये आइसोटोन्स हैं। आइसोडाइफर्स क्या होते हैं, आइसोडाइफर्स होते हैं जब आपका n-p, या फिर इसी चीज़ को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, a-2z, अगर सेम हो तो वो आइसोडाइफर्स होंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्या है ये, एटॉमिक मास नंबर, जेड क्या एटॉमिक नंबर। इसको ऐसे मतलब कि यही चीज़ है जो मैंने इस फॉर्म में लिख दी है, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस पेपर में, और आपसे पूछा था आइसोडाइफर्स क्या होते हैं। और मैं अगर आपको सिर्फ ये पता है तो कुछ स्मार्ट सा बच्चा है तो वो इसको कन्वर्ट में कर लेगा, पता लगा लेगा। लेकिन एवरेज बच्चा है तो उसको जो पढ़ाया वही दिमाग में रहता है, तो वो थोड़ा वहाँ पे रुक जाएगा कि थोड़ा ये तो नहीं पढ़ा था यार, ठीक है। तो बेसिकली ये दोनों सेम ही चीज़ है। मैं भी दिखा देती हूँ आपको। ए क्या होता है, P + N, मास नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, -2। Z क्या होता है, प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, कोई हम एटॉमिक नंबर बोल देते हैं ना, इसको सोल्व कर लो, आ गया ना ये। तो बेसिकली जिसमें n-p, नंबर ऑफ n-p सेम हो, हम बोलते हैं आइसोडाइफर्स, ठीक है। तो अभी मैं आपको आइसोडाइफर्स ये होते हैं n-p, और आपका यहाँ पे देखो ये एग्जांपल है आपका आइसोडाइफर्स का। तो n-p फाइंड आउट करो, n-p, n क्या है यहाँ पे, 238 -92, 8 में से 2 गया 6, 3 में से 9 गया 4, 146। तो यहाँ पे n है मेरा 146, और p है मेरा यहाँ पे 92, ठीक है। n-p निकालो, यहाँ पे यूरेनियम के केस में कितना आ जाएगा, 6 में से 2 गया 4, और 14 में से 9 गया 5। यहाँ पे निकालो आप थोरियम का, तो क्या आ जाएगा, नंबर क्या आ गया, 4, 4, 1, p क्या है 90, n-p क्या आ गया 54। तो n-p दोनों सेम है ना, तो ये आइसोडाइफर्स है, ठीक है। तो आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स, आइसोडाइफर्स ये होते हैं। ओके, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ न्यूक्लियर चेंजेस। देखो, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं अबाउट न्यूक्लियर चेंजेस, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं अबाउट न्यूक्लियर चेंजेस, कि न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चेंज आ रहे हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसको हम ना 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे अपनी स्टडी को मोर जनरलाइज करने के लिए। फर्स्ट होता है न्यूक्लियर एमिशन, न्यूक्लियर एमिशन, ओके। और सेकंड होता है न्यूक्लियर। तो देखो, आपने जो मैरी क्यूरी है उनके बारे में बहुत सुना होगा, बेक्वेरेल है उनके बारे में बहुत सुना होगा, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट तो आपने किया भी होगा, मतलब थ्योरेटिकली अपने 9th, 10th, 11th, 12th क्लासेस में। तो उन सब ने इस चीज़ के बारे में बात की थी, एमिशन के बारे में, ठीक है। सबसे पहले जो बात की थी वो की थी बेक्वेरेल ने। बेक्वेरेल ने कहा था कि यूरेनियम कुछ ना कुछ तो इजेक्ट कर रहा है, कुछ ना कुछ रेज उसमें से एमिट आउट हो रही हैं, ठीक है। फिर मैरी क्यूरी ने, उन्होंने सिर्फ यूरेनियम पे फोकस किया था, फिर मैरी क्यूरी ने देखा कि थोरियम भी कुछ ना कुछ एमिट कर रहा है, कुछ ना कुछ यूरेनियम भी एमिट कर रहा है। तो वहाँ से उन्होंने रेडियो एक्टिविटी टॉपिक को क्या कहते हैं बेसिकली डिस्कवर किया कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कुछ रेज को एमिट करते हैं।
अब उनका उनमें से कुछ चीज़ें निकलती रहती है विद टाइम, तो उन्होंने बोला कि ये कैसे हैं, रेडियो एक्टिव स्पीशीज़ हैं। ठीक है, तो बेसिकली एमिशन होता है, न्यूक्लियस कुछ ना कुछ रेज एमिट करता रहता है, तो वो हम बेसिकली न्यूक्लियर एमिशन में पढ़ेंगे। अब देखो न्यूक्लियर एमिशन में क्या होता है, आपका एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई होता है, एक ऐसा न्यूक्लियस होता है जो अनस्टेबल है। ठीक है, अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, वो क्या करता है, कुछ ना कुछ चीज़ को एमिट करता है, एमिशन करता है किसी न किसी चीज़ का। अब वो एमिशन पार्टिकल की फॉर्म में भी हो सकता है या फिर एनर्जी की फॉर्म में भी हो सकता है। आपको पता है कि हमारे आसपास सिर्फ यही दो चीज़ें प्रेजेंट है, या तो आपके आसपास कोई पार्टिकल प्रेजेंट होगा या आपके पास आसपास कोई एनर्जी प्रेजेंट होगी। तो अगर कुछ चीज़ एमिट भी होगी तो या तो कोई पार्टिकल होगा या कोई एनर्जी होगी। कोई भी कंपाउंड इन दोनों चीज़ के अलावा तो कुछ और एमिट तो नहीं कर सकता, तो या तो कोई पार्टिकल होगा या फिर कोई एनर्जी होगी, और वो आपको क्या दे देगा, वो आपको एक स्टेबल न्यूक्लियाई दे देगा। ठीक है, यहाँ पे हो क्या रहा है, बेसिकली एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई कुछ ना कुछ चीज़ों को रिलीज कर रहे हैं, कुछ ना कुछ चीज़ को एमिट आउट कर रहे हैं, एंड दैट अनस्टेबल न्यूक्लियाई इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू स्टेबल न्यूक्लियाई बाय द एमिशन ऑफ दैट एनी पार्टिकल और एनर्जी। इस चीज़ को हम बोलते हैं न्यूक्लियर एमिशन। न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या होता है? होता है, ठीक है, एक स्टेबल न्यूक्लियाई है, लेकिन आपको चुल मची हुई है कुछ, ठीक है, आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है और आप इस पर कुछ ना कुछ प्रोजेक्टाइल से हमला करवा देते हो, मतलब कोई भी फोर्स, कोई भी वो जो प्रोजेक्टाइल है, या आप किसी पार्टिकल से इसको स्ट्राइक करा सकते हो, जैसे कि न्यूट्रॉन से, या फिर आप कोई एनर्जी इसको दे दो। मतलब प्रोजेक्टाइल बेसिकली एक, आप बोल रहे हो कि आप एक फोर्स कर रहे हो या फिर आप कोई चीज़ दे रहे हो इस स्टेबल न्यूक्लियाई को, जिससे कन्वर्ट हो जाता है। अब देखो कोई भी चीज़ हो स्टेबल से अनस्टेबल में कन्वर्ट नहीं होगी केमिस्ट्री में, ठीक है, तो मतलब यहाँ भी स्टेबल था और यहाँ पे भी कुछ ना कुछ स्टेबल में ही कन्वर्ट होता है और यहाँ पे कुछ वो रिलीज कर देता है, इसको हम इजेक्टाइल बोल देते हैं, मतलब ठीक है। तो बेसिकली ये हम यूज़ करते हैं इंटर कन्वर्जन के लिए, और ये हम यूज़ करते हैं फॉर द प्रोडक्शन, फॉर द जनरेशन। समझ में आया डिफरेंस? दिस इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटायरली स्टेबल डिफरेंट न्यूक्लियाई। इसमें भी हम डिफरेंट चीज़ ही प्रोड्यूस करते हैं, बट फ्रॉम स्टेबल से दूसरी स्टेबल चीज़ में चले जाते हैं और इंटर कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, आप अनस्टेबल हो, ठीक है, आप अनस्टेबल हो, मतलब आपके पास ठीक है, आप स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो रहे हो यहाँ पे, तो क्या यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्टिवेशन एनर्जी होगी? कुछ एक्टिवेशन एनर्जी होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। आप अनस्टेबल से स्टेबल जा रहे हो, ऊपर से नखरे भी करोगे क्या, ये मेरी तो ये एक्टिवेशन एनर्जी नहीं करोगे ना। तो इस केस में एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है वो 0 होती है, और यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्टिवेशन एनर्जी होती है। कि आप स्टेबल से स्टेबल जा रहे हो, वो बोलेगा कि मैं तो ऑलरेडी स्टेबल हूँ, आप ऑलरेडी स्टेबल हो। आपको एग्जाम, मतलब बहुत रेयर होता है ऐसा कि आप ऑलरेडी किसी अच्छी सी पोजीशन पे हो गवर्नमेंट जॉब वगैरह पे, और आप फिर किसी एग्जाम के लिए पढ़ो, मतलब एफर्ट्स डालो, नहीं डालोगे ना, आराम से है स्टेबल जॉब। लेकिन तो इसमें क्या होता है, अनस्टेबल था, स्टेबल में कन्वर्ट होना है, तो कोई एक्टिवेशन एनर्जी नहीं है, आराम, मतलब कि ठीक है मुझे कर दो कन्वर्ट, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बोलेगा मैं तो स्टेबल हूँ, मैं क्यों कन्वर्ट हूँ किसी दूसरी चीज़ में, मेरे तो नखरे हैं। अब नखरे हैं तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा ना, ऐसे तो मानेगा नहीं। तो यस, यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्टिवेशन एनर्जी होती है और हमें उस एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को ओवरकम करना पड़ता है, ठीक है। तो ये क्या होगी, यहाँ पे E इज नॉट इक्वल टू 0। अब जो न्यूक्लियर एमिशन है, यहाँ से हम अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, तो मतलब ये रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, अपने आप हो जाएगी। एक बार आपने स्टार्ट करा दिया, हो जाएगी अपने आप, ठीक है। और ये रिएक्शन जो होती है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। इसमें आपको देखो ना, आपने कुछ ना कुछ एनर्जी, कुछ ना कुछ स्ट्राइक वगैरह करवाया है आउटसाइड सोर्स से, तो यहाँ पे ये रिएक्शन जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। तो बेसिकली ये डिफरेंस था आपका स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में। आई होप समझ आ गया होगा, और बेसिक जो टर्म्स इन्वॉल्व थे, एसीटोन्स, आइसोबार वगैरह, वो भी हमने समझ ली। तो ये बेसिकली आपका इंट्रोडक्शन था, और मुझे लगता है इंट्रोडक्शन आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ एक, अब हम पढ़ते हैं लेट्स स्टडी नाउ। एमिशन होता है, अब हम पढ़ेंगे सबसे न्यूक्लियर एमिशन। न्यूक्लियर रिएक्शन से इतने क्वेश्चंस नहीं आते एग्जाम्स में, तो उस पर उतना टाइम भी वेस्ट नहीं करेंगे। न्यूक्लियर एमिशन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो हम उस पे ही फोकस करेंगे। न्यूक्लियर एमिशन, देखो मैंने आपको रिएक्शन बताई थी ना कि कुछ अनस्टेबल न्यूक्लियाई होता है, कुछ ना कुछ एमिशन होता है, क्या क्या एमिट हो सकता है वही पढ़ना है हमें। तो उससे पहले आप पढ़ो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, ठीक
ठीक है, न्यूक्लियर एमिशंस के अंदर ही हम रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट को एज अ सब टॉपिक पढ़ रहे हैं। अब देखो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड ने क्या लिया, 2 चार्ज प्लेट्स ली, ये आपकी नेगेटिव चार्ज प्लेट है, ये आपकी पॉजिटिव चार्ज प्लेट है। यहाँ पे उसने जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दी है, मिरर नहीं है ये, ठीक है, याद रखना, जनरली मिरर को ऐसे बनाते हैं। तो ये आपके जिंक सल्फाइड की स्क्रीन यहाँ पे उसने लगा दी है। ये आपकी प्लेट्स हैं, ये इस पे प्लस यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। यहाँ पे उसने आपका सोर्स है, वो रेज एमिट कर रहा है, तो कुछ रेज तो सीधी ऐसे चली जाएंगी, ठीक है, कुछ जाएंगी इधर पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएंगे, कुछ जाएंगे ऐसे नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि जो रेज सीधी चली गई उन पे कोई भी चार्ज नहीं है, और उसको उन्होंने बोल दिया गामा रेज। फिर उन्होंने बोला जो गई है पॉजिटिव प्लेट की तरफ, मतलब उन पे नेगेटिव चार्ज है, तो जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ गई है उन पे नेगेटिव चार्ज है, और उसको उन्होंने बोल दिया बीटा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स। और जो गई है नेगेटिव प्लेट की तरफ उन पे पॉजिटिव चार्ज है, और उसको उन्होंने बोल दिया अल्फा पार्टिकल्स। और जो पूरी न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, पूरी न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, वो इन्हीं पार्टिकल्स के इधर अराउंड घूमती है, इधर उधर घूमती है। अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, गामा रेज, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, एंटी न्यूट्रिनो, मतलब ये सारी चीज़ें हैं, हम पढ़ेंगे 1 बाय 1 सारी की सारी चीज़ें। तो बेसिकली ये बात आपको समझ में आ गई, 3 पार्टिकल्स तो यहाँ से आपको क्लियर हो गए ना, बीटा पार्टिकल्स, गामा रेज और अल्फा पार्टिकल्स। अब मैं आपको पार्टिकल्स बताऊंगी और उन पर कितना मास है, कितना चार्ज है, ये सब बताऊंगी। तो अब थोड़ा ध्यान से देखना, देखो पार्टिकल्स एमिटेड इन अ न्यूक्लियर एमिशंस। तो अब हेडिंग आप डाल सकते हो, हेडिंग डालो पार्टिकल्स एमिटेड in a nuclear reactions, particles emitted in a nuclear reaction। हाँ, तो फर्स्ट पार्टिकल आप देखना, फर्स्ट पार्टिकल आप लिखो बीटा पार्टिकल, सेकंड आप लिख लो अल्फा पार्टिकल, थर्ड आप लिख लो गामा रेज, हम इसको रेज बोल रहे, इस पर ना तो कोई चार्ज होता है ना ही कोई इसका मास होता है। फोर्थ आप लिख लो इलेक्ट्रॉन कैप्चर, लिख लो। फिफ्थ आप लिख लो पॉजिट्रॉन। अब देखो बीटा पार्टिकल और बेसिकली इलेक्ट्रॉन कैप्चर एक ही चीज़ है, तो मैं इसको यहीं पे लिख लो इस चीज़ को। थोड़ा बहुत डिफरेंस है, डिफरेंस आपको बताऊंगी, बट आप यहीं पे लिख लो बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन कैप्चर, मतलब जो चार्ज और मास है ना वो तो सेम ही है, ठीक है। देखो बीटा पार्टिकल हो या इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो, उन दोनों पे क्या होगा, चार्ज जो होगा वो होगा -1 का और मास होगा 0, ठीक है। बीटा पार्टिकल में भी चार्ज होगा -1 का और जो इलेक्ट्रॉन कैप्चर उसमें भी चार्ज होगा -1 का, मास होगा 0। अल्फा पार्टिकल में जो आपका मास होगा वो होगा 4, और जो आपका चार्ज होगा वो होगा 2, +2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज और 4 उसका मास होगा, ठीक है। गामा रेस में कोई चार्ज नहीं होगा, कोई मास नहीं होगा, ठीक है। पॉजिट्रॉन को आप बीटा से डिनोट कर सकते हो, आप ई से डिनोट कर सकते हो। इस पे होता है +1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और इस पे कोई भी मास नहीं होता। तो बेसिकली आप देख रहे हो बीटा पार्टिकल का उल्टा है, मतलब अगर आपको याद करना हो तो वैसे बीटा पार्टिकल का उल्टा है। बीटा पार्टिकल -1 यूनिट चार्ज है, इस पे +1 यूनिट चार्ज है। ओके, इतना एक टॉपिक यहाँ पे लिख लो, न्यूट्रॉन लिखवाना भूल गई मैं, तो ये न्यूट्रॉन लिख लो यहाँ पे। और न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन पे क्या होता है, न्यूट्रॉन का एन से ऐसे लिखो। न्यूट्रॉन पे कोई मास होता है, बिल्कुल होता है। कोई चार्ज होता है, नहीं होता। तो ये आपका न्यूट्रॉन हो गया, ठीक है। तो ये बेसिकली 6 पार्टिकल्स हैं। 6 कैसे हो गए, बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन कैप्चर,
बेसिकली चार्ज इतना ही होता है, मास भी इतना ही होता है, लेकिन छोटा सा डिफरेंस होता है। और छोटा सा डिफरेंस क्या है वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। देखो, जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है ना, जैसे मैं आपको बोला कि एक अनस्टेबल न्यूक्लियस है, स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया, कुछ ना कुछ उसने एमिट कर दिया, कुछ ना कुछ उसने एमिट किया है। जब कुछ ना कुछ एमिट होता है, व्हेन एन बीटा पार्टिकल इज रिलीज्ड, तो वो होता है आपका, उसको हम बोलते हैं बीटा पार्टिकल। और जब इसी बीटा पार्टिकल को एब्जॉर्व करते हैं, कैप्चर करते हैं, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर। बात वही है, जैसे आपका बोल देते, बात वही पे है, ठीक है। जैसे कि आपको बोलते हैं घर पे आपका नाम ये है, मामा के यहाँ आपको निकनेम से कोई बुलाता है, तो ऐसे अगर ये वाला काम कर रहा है तो उसको बीटा पार्टिकल बोल देंगे, कब्जा कर रहा है तो उसको हम बोल देंगे कि इलेक्ट्रॉन कैप्चर है। तो सिर्फ इतनी सी बात है, ठीक है। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड इट इज कॉल्ड बीटा पार्टिकल, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज कैप्चर्ड इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन कैप्चर। अल्फा पार्टिकल ये होता है, गामा रेज ये सारी मैंने आपको बता दिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत मेन है, बहुत मेन है ये पता होना कि किस स्पीसीज पे क्या चार्ज होता है और क्या उस पर मास होता है, क्या उसका मास होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो। उसके बाद में एक दो क्वेश्चंस करा देती हूँ, फिर n/p रेशियो पे मूव ऑन करेंगे, राइट। तो देखो, हाँ, तो ये पार्टिकल साइमल्टेनियस रिएक्शन, आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया होगा। अब देखो, और एक बात और याद रखनी है कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री में जो ये आप RHS = LHS पढ़ा होगा बहुत बार। तो देखो, A B plus B C D C plus D E F G H। तो बेसिकली क्या होता है, RHS = LHS, मतलब कि जो एटॉमिक नंबर है इधर, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे जो है आपका वही इक्वल होगा जो एटॉमिक नंबर है आपका राइट हैंड साइड उसके इक्वल। और A और प्लस C जो एटॉमिक मास है वो भी आपका इक्वल होगा LHS का = RHS। इस चीज़ की इंपॉर्टेंस आपको अब समझ में आएगी जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी, ठीक है। तो बेसिकली ये बात बिल्कुल आपको याद रखनी है कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री में RHS = LHS होता है, ओके। अब मैं एक क्वेश्चन देती हूँ, उससे आपका ये बीटा पार्टिकल वगैरह भी क्लियर हो जाएंगे और ये RHS LHS वाला चीज़ भी क्लियर हो जाएगी। देखो, एक ये इक्वेशन लिखी हुई है मैंने, थोरियम 234 90 = लेड है। लेड का हम कौन सा ये वाला आइसोटोप यूज कर रहे हैं, 82, ओके, प्लस अल्फा प्लस बीटा। ये सारे प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये सारे प्रीवियस क्वेश्चंस हैं। बीटा में क्या होता है, -1 चार्ज होता है, 0, ओके। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मुझे ये बताओ कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स कितने रिलीज किए हैं और नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स कितने रिलीज किए हैं, मुझे ये बताओ, ठीक है। मैंने आपसे पूछा है कि मुझे बताओ कितने अल्फा पार्टिकल्स रिलीज किए हैं, कितने बीटा पार्टिकल्स रिलीज किए हैं। अब देखो, एक चीज़ बताई थी मैंने आपको, इसको मान लो कि इसने A अल्फा पार्टिकल्स रिलीज किए हैं और B बीटा पार्टिकल्स रिलीज किए, ये मान लो बस। एक चीज़ बताई थी मैंने आपको, RHS = LHS जैसा कुछ। तो देखो, पहले हम मास को इक्वल कर लेते हैं, 234 = 206 प्लस 4A प्लस 0, 0 भी मतलब 0, तो 4A आ गया आपका 234, 14 में 6 गए 8, 28, A आ गया आपका 7। मतलब कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स कितने रिलीज किए हैं, 7। अब एटॉमिक नंबर को रिलेट कर लो आप, 90 = 82 प्लस 2A प्लस B, ठीक है। 90 इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा 8, 2A मतलब 14 और प्लस B, सॉरी यहाँ पे माइनस भी आएगा ना, तो माइनस का चार्ज है तो माइनस भी आएगा, ठीक है। तो -B को इधर ले गए, आता है 6। तो मतलब कितने अल्फा पार्टिकल्स, सॉरी कितने बीटा पार्टिकल्स रिलीज किए हैं, 6। तो 7 अल्फा पार्टिकल और 6 बीटा पार्टिकल। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन करने होते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा RHS = LHS की इंपॉर्टेंस भी और बीटा अल्फा पार्टिकल का यूजेस भी समझ में आ जाएगा।
बाकी बहुत सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे जब मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रीवियस क्वेश्चंस भेजूंगी न्यूक्लियर केमिस्ट्री के, तो आप खुद से सोल्व करने वहाँ पे, वो मैं सोल्व नहीं कराऊंगी। मतलब मैं सोल्व करा दूंगी आपको, बट आई वॉन्ट यू टू प्रैक्टिस मोर, ठीक है। आज से वीडियो देखने से तो कुछ नहीं होगा, कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे, इतने कुछ डिफिकल्टी है नहीं, बट जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, जब तक आप खुद से न्यूमेरिकल सोल्व नहीं करोगे, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है एग्जाम में, ठीक है। अब मैं n/p रेशियो पढ़ाती हूँ, तो ये वाली चीज़ हो गई है। अब ये पढ़ते हैं n/p रेशियो, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, जिससे नेम से ही पता लग रहा है। n/p रेशियो मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, और इसी के साथ साथ आप रिलेशनशिप और GDL भी समझते जाओगे। ओके, सो मैंने सारे यहाँ पे रिएक्शंस लिख लिए हैं, एंड ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का। आई नो वीडियो थोड़ा लेंथी हो गया, बट कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, ज़रूरी थे समझाने, और बिकॉज टाइम भी कम बचा एग्जाम के लिए, तो थोड़ा ज़्यादा कवर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो, फर्स्ट मैं पढ़ा रही हूँ बीटा पार्टिकल। ये रिएक्शन मैंने लिखी है, यहाँ पे देखो, मैच करो, क्या राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड है? तो आपने देखा मास नंबर, तो हाँ 14 + 0 हाँ इक्वल है। क्या एटॉमिक नंबर इक्वल है? तो हाँ एटॉमिक नंबर भी इक्वल है। तो मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ है, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड है। और ये हमको ज़रूरी है कि न्यूक्लियर, अगर आपको कुछ रिएक्शन हो रही है, न्यूक्लियर एमिशन हो रहा है, तो ये चीज़ तो मेंटेन वहाँ पे होगी, ठीक है। और यहाँ पे एक बीटा पार्टिकल रिलीज हुआ है, तो n/p मतलब कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। इनिशियल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? 14 - 6 8। प्रोटॉन कितने हैं? 6। तो 1 पॉइंट कुछ इसका आंसर आएगा। यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है 7, प्रोटॉन भी 7 है, तो ये कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो फाइनल इज एग्जैक्टली 1, लेकिन इनिशियल इज 1.2 समथिंग या 1.1 समथिंग है, कैलकुलेट कर लेना। तो n/p रेशियो क्या हो रहा है आपका? डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो बीटा पार्टिकल में जो n/p रेशियो होता है वो क्या होता है? डिक्रीज होता है, ठीक है। यहाँ पे स्पेस में यहाँ पे लिख लो, n/p रेशियो क्या होता है? डिक्रीज होता है। यहाँ पे लिख लो चेंज इन n/p, चेंज इन n/p। तो n/p रेशियो क्या हो रहा है? बीटा पार्टिकल केस में डिक्रीज हो रहा है। अब मुझे ये देखो, ये दोनों यूनिट देखना क्या लग रहे हैं? सेम एटॉमिक मास है ना, तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसी है? मतलब जब बीटा पार्टिकल एमिट आउट होता है, तब जो आपका स्टेबल न्यूक्लियाई होता है और जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई होता है, उन दोनों में जो आपका रिलेशन होती है वो कौन सी होती है? आइसोबार की। कौन सी रिलेशन होती है? आइसोबार्स, ठीक है। तो रिलेशन क्या होती है समझ में आ गया होगा, आई थिंक कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस हमको इन दोनों चीज़ों को देखना होता है कि स्टेबल और अनस्टेबल न्यूक्लियाई में क्या रिलेशन है, वो देखनी होती है। उसके बाद ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ बच गया, वो कैसे करते हैं? देखो, नंबर सीरीज देखी होगी आपने बचपन में, मतलब बेसिक क्लासेस में। तो ये होता है 0, ये होता है 1, ये होता है 2, ये होता है -1, ये होता है -2। मतलब कि अगर हम राइट में जाते हैं तो वैल्यू इंक्रीज होती है, और लेफ्ट में जाते हैं तो वैल्यू डिक्रीज होती है, ठीक है। तो अगर आपका जो स्टेबल न्यूक्लियाई बनता है उसका एटॉमिक नंबर, अगर एटॉमिक नंबर देखेंगे हम, ठीक है, व्हाट विल बी लुक, हम एटॉमिक नंबर देखेंगे। तो अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है तो राइट शिफ्ट है, एटॉमिक नंबर डिक्रीज है तो लेफ्ट शिफ्ट है। एटॉमिक नंबर क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है, तो राइट शिफ्ट होगी, राइट शिफ्ट, और कितनी होगी? राइट शिफ्ट बाय 1, क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज हुआ है ना, तो राइट शिफ्ट बाय 1, ठीक है। अब हम अल्फा पार्टिकल देखते हैं, अल्फा पार्टिकल देखते हैं। चलो सबसे पहले रिलेशन देखें, रिलेशन क्या है? ओके, यहाँ पे देखो, एटॉमिक नंबर सेम नहीं, एटॉमिक नंबर सेम नहीं है, मास सेम नहीं है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखो, 16 में से 8 गए, यहाँ पे 8 आएंगे, 12 में 6 गए, यहाँ पे 6 आएंगे, मतलब कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी सेम नहीं है। तो यहाँ पे पता क्या सेम होगा? यहाँ पे सेम होगा n-p। मतलब ये क्या है? ये आइसोडाइफर्स है। ये आप खुद से निकालो, ये आप खुद से निकालो, मैं आपको नहीं बताऊंगी। ये आइसोडाइफर्स है, मैंने आपको बताया हुआ है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं आइसोडाइफर्स क्या होते हैं, ऑलरेडी इसी वीडियो में एक्सप्लेन किया पहले, जस्ट थोड़ी देर पहले। तो ये आइसोडाइफर्स है। रिलेशन पता लग गई। अब देखो n/p निकालो, n कितना है? 16 में से 8 गए, इनिशियल देखो, इनिशियल n/p देखो, इनिशियल 16 में से 8 गए 8, 12 में से 8 गए 4, 1, 148। प्रोटॉन्स कितने हैं? 88, ठीक है। इनिशियल ये है। फाइनल देखो, फाइनल क्या आएगा? नंबर ऑफ
न्यूट्रॉन कितने हैं, 12 में 6 गए 6, 12 में से गए 4, 146 अपॉन में 86, ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स। तो इसमें जो आप फाइंड आउट करोगे ना, तो आपका जो ये आपका है मतलब n/p है वो क्या होगा, वो इंक्रीज होगा, ठीक है, देख लेना n/p आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्या होगा, इंक्रीज, ठीक है। कैलकुलेट होगा आपके पास, मैं भी एग्जैक्टली 1 मिनट रुको, मैं कैलकुलेट करके दिखाई देती हूँ। मेरे पास कैलकुलेटर तो नहीं है अभी इस मोमेंट पे, बट मैं फ़ोन के कैलकुलेटर से आपको एग्जैक्ट करके दिखा देती हूँ। कितना है अपना 148 डिवाइडेड बाय 88, तो ये है 1.68, ये आएगा आपका 1.68, और ये वाला करते हैं तो 146 डिवाइडेड बाय 86, ये आता है 1.69, ये 1.69 आता है। तो इंक्रीज पॉइंट्स का ही मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। अब देखो एटॉमिक नंबर क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या होगी, लेफ्ट शिफ्ट होगी, और कितने से डिक्रीज हुआ है, 2 से, तो लेफ्ट शिफ्ट बाय 2, लेफ्ट शिफ्ट बाय 2। थोड़ा कंजेस्टेड हो गया आई नो, बट प्लीज़ थोड़ा सब मतलब रिलेट कर लेना, समझ जाना कि थोड़ा ब्लैक बोर्ड छोटा पड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन में देखो क्या रिलेशन दिख रही है, सेम नंबर ऑफ सेम एटॉमिक मास नंबर दिख रहा है, तो ये क्या है, आइसोबार्स है, ये क्या है यहाँ पे, आइसोबार्स है। n/p निकालो, n/p निकालो, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने इनिशियली 11, प्रोटॉन भी 11 है, तो ये आ गया 1। n/p निकालो 12/10, मतलब 1.2 समथिंग आया है, 1.2 आया है, इंक्रीज हुआ है, तो n/p रेशियो क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। और यस जी, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लो देखेंगे, तो ग्रुप डिस्प्लेसमेंट में एटॉमिक नंबर देखते हैं, डिक्रीज हुआ है एटॉमिक नंबर, यहाँ पे 11 था, यहाँ पे 10 हुआ है, तो एटॉमिक नंबर डिक्रीज हुआ है, तो लेफ्ट शिफ्ट होगी, लेफ्ट शिफ्ट, और कितना डिक्रीज हुआ है, बाय 1, तो लेफ्ट शिफ्ट बाय 1, ठीक है। इसी तरीके से हम निकालेंगे गामा रेस के लिए। गामा रेस में देखो क्या रिलेशन होगी, यहाँ पे भी मतलब यहाँ पे क्या है, गामा रेस में जो चीज़ है ना तो मास है इस पर, या नहीं इस पर कोई चार्ज है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, गामा रेस में जो रिलेशन होते हैं कि न्यूक्लियर एमिशंस होते हैं, न्यूक्लियर ट्रांजिशंस होते हैं। गामा रेस में किसी भी दूसरे स्पीसीज में कन्वर्ट नहीं होता, याद रखना। अगर हम ग्राउंड स्टेट पे हैं, जाके हम एक्साइटेड स्टेट पे पहुंचे हैं कुछ एनर्जी को गेन करके, तो न्यूक्लियर ट्रांजिशंस होते हैं बेसिकली, न्यूक्लियस के अंदर एनर्जी गेन में कुछ ट्रांजिशन हो गया उस पर्टिकुलर स्पीसीज का, तो सिर्फ इतना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्साइटेड थी, इसने कुछ एनर्जी रिलीज की इन द फॉर्म ऑफ गामा रेस, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सिर्फ जब गामा ले लो, कन्फ्यूजन ना हो तो गामा रेस, तो यहाँ पे क्या हो गया, सिर्फ इतना है, न्यूक्लियर ट्रांजिशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो न्यूक्लियर ट्रांजिशन, एक्साइटेड से ग्राउंड में चला गया है सिर्फ बेसिकली, वैसे कुछ नहीं है, तो इसकी रिलेशन होगी न्यूक्लियर ट्रांजिशन। अब ऑब्वियसली बात है, कुछ एटॉमिक नंबर वगैरह कुछ नहीं है, तो न्यूक्लियर n/p क्या यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा, मतलब n/p में जो चेंज आएगा ना वो यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। ना तो इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, सेम ही आएगा ना, तो n/p का चेंज क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है, याद रखना है। और ग्रुप डिस्प्लेसमेंट ला भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर ना तो इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ है। न्यूट्रॉन देखो, न्यूट्रॉन में फिर आप फाइंड आउट करो, तो यहाँ पे क्या आएगा, n/p इनिशियली है आपका 151 अपॉन में 36, और यहाँ पे 50 अपॉन में 36। तो न्यूट्रॉन के अंदर भी आपका क्या होता है, डिक्रीज होता है, आप फाइंड आउट कर दो, डिक्रीज ही होगा, ठीक है। और रिलेशन क्या है, यहाँ पे रिलेशन एटॉमिक नंबर सेम है, तो यहाँ पे क्या है, आइसोटॉप्स है, रिलेशन यहाँ पे आइसोटॉप्स है। और यहाँ पे देखो एटॉमिक नंबर में कुछ चेंज नहीं आया, मतलब ग्रुप डिस्प्लेसमेंट अभी कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट अभी यहाँ पे 0 है। और इलेक्ट्रॉन कैप्चर भी ऐसे आप फाइंड आउट करोगे, तो एक बार मैं करके दिखा देती हूँ। 108 से 47 हम निकाल लेते हैं n/p बेसिकली, मतलब आप फाइंड आउट करोगे n/p, तो आपका आंसर आएगा डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीज, ठीक है। आप फाइंड आउट करके देखना, डिक्रीज ही आएगा, मैच कर लेना। रिलेशन की बात करें, यहाँ पे रिलेशन क्या होगा, क्या चीज़ सेम है, मास नंबर, तो ये रिलेशन है आइसोबार, ठीक है। और GDL देखो, एटॉमिक नंबर डिक्रीज हुआ है, तो डिक्रीज हुआ तो लेफ्ट शिफ्ट बाय 1, लेफ्ट शिफ्ट बाय 1, ठीक है।
तो मेरे हिसाब से तो आपको यहाँ पे ओके, सो अकॉर्डिंग टू मी तो आपको यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, क्वेश्चंस इसमें आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। तो क्वेश्चंस तो आते हैं और कॉन्सेप्ट क्या डिफ़िकल्ट है, आप ही बताओगे कि नहीं मैम बिल्कुल ईजी है, ठीक है। तो बस पता होना चाहिए एक बार। और एक बार ना क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, ये नहीं पूछते आपसे कि न्यूट्रॉन के केस में बताओ इंक्रीज होगी एन बाई पी या डिक्रीज होगी। ऐसे क्वेश्चन आया था कि सारे के सारे पार्टिकल्स गिवन थे एंड था कि एन बाई पी रेशो किस में इंक्रीज होगा, सारे के सारे गिवन थे। तो अगर आपको पता है तो आप फाइंड आउट कर दोगे। तो आई एम जस्ट सॉरी, मेरे हिसाब से मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैप्चर में डिक्रीज लिख दिया एन बाई पी रेशो। सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, एन बाई पी रेशो इंक्रीज होगा। ओके, इलेक्ट्रॉन कैप्चर में एन बाई पी रेशो इंक्रीज होगा। ओके, वहाँ पे करेक्ट कर लेना, ठीक है। अगर मतलब करेक्ट कर लेना, इलेक्ट्रॉन कैप्चर वहाँ पे इंक्रीज होगा, ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चंस मैंने बताया ना आपको कैसे कैसे आते हैं क्वेश्चंस। तो एक या शॉर्ट ट्रिक या टेबल कुछ भी करके समझ लो। एन बाई पी रेशो इंक्रीज होता है, एन बाई पी रेशो डिक्रीज होता है और एन बाई पी में कोई चेंज नहीं आता, नो चेंज। तो एक बार एक टेबल बना के लिख लो ताकि बार बार आप रिवाइज कर पाओ। नो चेंज होगा गामा के केस में, ठीक है, गामा केस में नो चेंज। डिक्रीज होता है दो केसेस में, एक तो न्यूट्रॉन के केस में, न्यूट्रॉन एमिशन के केस में, और एक बीटा पार्टिकल के केस में। और इंक्रीज होगा अल्फा में, इलेक्ट्रॉन कैप्चर में, और एक कौन सा बच गया देखो, इलेक्ट्रॉन कैप्चर में। सो एन बाई पी रेशो इंक्रीज होगा अल्फा में, पॉजिट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन कैप्चर में, ठीक है। डिक्रीज होगा न्यूट्रॉन और बीटा पार्टिकल में, और नो चेंज इन द ये, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको ना एक बात पढ़ाई थी कि अनस्टेबल न्यूक्लियाई से स्टेबल न्यूक्लियाई जब बनता है तो वो कुछ ना कुछ एमिट करता है, उसी को हम न्यूक्लियर एमिशन बोलते हैं। तो एमिट करता है तो ऑब्वियसली वो एरो के इस साइड आएगा, मतलब जब वो एमिट कर रहा है। और मैंने ना आपको इस साइड लिख दिया था, यहाँ पे मैंने लिख दिया था ऐसे, अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, कुछ ना कुछ एमिट करेगा, एमिशन करेगा और फिर स्टेबल न्यूक्लियाई। तो ये थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, उसको थोड़ा सही कर लेना, ठीक। बाकी पूरे जो भी चीज़ें थी वो मैंने ट्राई की कि मैं अच्छे से समझाऊँ, बिल्कुल ईजी कंसेप्ट से, और आपको समझ में भी आए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम फर्दर न्यूक्लियर केमिस्ट्री के टॉपिक्स को कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब कर लेना बिकॉज लगातार वीडियोज़ आएंगे और बिल्कुल एग्जाम रेलेवेंट कंटेंट आएगा। सो थैंक यू सो मच।